नमस्कार साथियों, मैं अनमोल माटा आप सभी का स्वागत करती हूँ क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करती हूँ आप सभी शानदार होंगे। आज के सेशन में अगेन हम लोग अपनी टॉप 100 रूल्स ऑफ ग्रामर की सीरीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आई होप आप लोगों ने इससे पहले 2 लेक्चर देख लिए होंगे, उसमें हमने 20 रूल्स डिस्कस किए थे। आज फिर से हम लोग आगे के 20 रूल्स डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को प्रीवियस सेशन अच्छे लगे होंगे। लेकिन आप लोगों से एक छोटी सी कंप्लेन है मुझे कि वीडियो तो काफ़ी सारे लोग देखते हैं लेकिन लाइक सभी नहीं करके जाते हो। क्या इश्यू है भैया? लाइक भी करके चले जाया करो, थोड़ा सा हमको एप्रिसिएशन मिलता है आप लोगों की तरफ से, है ना? और दूसरी चीज़, अगर आपको चाहते हो कि मैं इम्प्रूव करूँ तो आपके फीडबैक भी मोस्ट वेलकम है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और कोई ऐसा टॉपिक आप चाहते हैं जो मैं अपकमिंग क्लासेस में आप लोगों को लेकर आऊँ यूट्यूब पे, तो वो भी आप रिकमेंड कर सकते हैं मुझे कमेंट में। मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड करती हूँ सेशन के बाद। तो सभी लोग जो जो क्वेश्चंस मैं पूछूं उसका तो जवाब दिया ही करो। साथ ही साथ जो आप लोग चाहते हो कि नया टॉपिक मैं आपके लिए लेके आऊँ, वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो सारे स्टूडेंट्स आज मुझे सेशन में कमेंट करके बताएंगे और लाइक तो सभी को करना ही है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं और रूल नंबर 41 देखते हैं। 1 to 20, 21 to 40 हम ऑलरेडी पार्ट 1 एंड 2 में देख चुके हैं। ऑलराइट, सो रूल नंबर क्या कह रहा है 41 कि सो के साथ हम हमेशा दैट लगाते हैं। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने कौन सा केस देखा था? सच के साथ एस कब लगाते और सच के साथ दैट कब लगाते। अब यहाँ पर हम सो के साथ दैट कब लगाते हैं तो वो हम समझते हैं। जैसे इधर लिखा, सरिता वॉज पॉपुलर विद अ क्लासमेट दैट शी ऑलवेज हैड सम पीपल कमिंग टू हर फॉर एडवाइस। अगर आप सेंटेंस पढ़ोगे ध्यान से तो आपको पढ़ने में थोड़ा सा अधूरा लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा लिखा है सरिता पॉपुलर क्लासमेट्स के बीच में कि उससे सभी लोग एडवाइस लेते। अब की आ गया। आप लोगों ने जनरली ये इस टाइप का सेंटेंस देखा होगा, इतना डैश 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 की, है ना? तो इतना के लिए हम वर्ड यूज करते सो और दैट के लिए वर्ड यूज करते की। तो यहाँ पर ना सो वर्ड मिसिंग था, आपको क्या करना था? यहाँ पे सो को प्लेस करना था तो आपका सेंटेंस हो जाता ग्रामेटिकली करेक्ट। सरिता वॉज सो पॉपुलर विद हर क्लासमेट्स दैट शी ऑलवेज हैड सम पीपल कमिंग टू हर फॉर एडवाइस। वो अपने दोस्तों के बीच इतनी पॉपुलर है कि उसके क्लासमेट्स उसके पास आते हैं। एक और एग्जाम्पल आपको देती हूँ। जैसे मैंने बोला ये प्रॉब्लम इतनी मुश्किल है कि इसको कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता, है ना? तो करेक्ट क्या लिखूंगी मैं? दिस प्रॉब्लम इज सो कॉम्प्लिकेटेड। ये प्रॉब्लम इतनी जटिल है कि मैंने लिखा दैट नो वन कैन सॉल्व इट। कोई इसे सॉल्व नहीं कर सकता। नो वन कैन सॉल्व इट। सेम एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे मैंने बोला वो इतना वीक है कि वो वॉक भी नहीं कर सकता, तो क्या होगा? ही सो वीक। वो इतना वीक है दैट दैट ही कैन नॉट वॉक। आ गई सभी स्टूडेंट्स को बात समझ? तो याद रखना सो और दैट पेयर में चलते हैं, ठीक है? इतना और की का इंग्लिश वर्जन है, दैट्स इट ना। रूल नंबर 42 क्या कह रहा है भाई? रूल नंबर 42 कह रहा है अनलेस एक्सप्रेसेस अ कंडीशन। अनलेस किसी शर्त को बताता है, ठीक है? जब तक आप ऐसा नहीं करोगे तब तक आपको वैसा नहीं मिलेगा, है ना? तो वही चीज इंग्लिश में अनलेस, जब तक आप मेहनत नहीं करते आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब इसको हम हमेशा कौन से सेंस में यूज करते हैं? नेगेटिव, नकारात्मक सेंस में हम इसे यूज करते हैं। जब ये खुद ही नेगेटिव है तो क्या आप इसके साथ नेगेटिव वर्ड नॉट यूज करोगे? बिल्कुल नहीं। नो, नेवर, नॉट, इन सारे वर्ड का यूज हम इनके साथ नहीं करते हैं, अनलेस और अनटिल इन दोनों वर्ड्स के साथ। एग्जाम्पल लिखा है, अनलेस यू डू नॉट लेबर हार्ड यू विल नॉट पास। जब तक तुम मेहनत नहीं करते तुम पास नहीं होगे। अब जब तक ऑलरेडी नेगेटिव सेंस बताया, जब तक तुम मेहनत नहीं करते, तो आपको याद रखना है आपको इसके साथ ये डू नॉट नहीं यूज करना है, सिंपली लिखना है अनलेस यू लेबर हार्ड यू विल नॉट पास। जब तक तुम मेहनत नहीं करते तब तक तुम पास नहीं हो गए। याद रखना, इस पे बेस्ड एग्जामिनर ने 10,000 सीरियसली बोल रही हूँ, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है ना? तो याद रखना आपको अनलेस के साथ जो भी क्लॉज होगा, अनलेस के साथ जो भी सेंटेंस कनेक्ट होगा ना, अनलेस अंटिल दोनों के साथ आप कभी भी नो नेवर नॉट यूज नहीं करोगे। ऑलराइट, पढ़ने में हमको बिल्कुल सही लगता है, इधर पढ़ने में हमें सही लग रहा था अनलेस यू डू नॉट लेबर हार्ड यू विल नॉट पास, लेकिन यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है। ऑलराइट, नेक्स्ट रूल देखो क्या है भाई। अगेन अनलेस और अनटिल, जैसे अनलेस बताता है शर्त को, है ना, कंडीशन को।
अंटिल किसको बताता है भैया? टाइम को, समय को बताता है। अगेन नेगेटिव सेंस है तो इसके साथ भी हम नॉट यूज नहीं करेंगे। वेट हियर अंटिल आई रिटर्न। वेट हियर, तुम इंतजार करो जब तक मैं लौट कर ना आऊं। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता अंटिल आई डू नॉट रिटर्न, तो फिर कहानी हो जाती गड़बड़। तो फिर कहानी हो जाती गड़बड़। यहाँ पे कहानी बिल्कुल सही दी गई है, ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है भाई। नेक्स्ट रूल कहता है सिंस इंडिकेट्स अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर स्टैंड्स फॉर लेंथ ऑफ टाइम। इन दोनों के बीच में डिफरेंस हम लोगों ने टेंस के बीच में भी समझा था, है ना, जब मैंने आप लोगों को टेंस पढ़ाया था क्लास में। तो आप लोगों को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है कि कहाँ पर हम सिंस यूज करते हैं और कहाँ फॉर यूज करते हैं। एक बार शॉर्ट क्रिस्प में आपको वापस बता दे रही हूँ कि सिंस का यूज हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, है ना, मतलब कि कोई स्पेसिफिक काम, स्पेसिफिक टाइम, कि कोई काम किस समय से चालू हुआ, है ना, किसी भी पॉइंट का ओरिजिन, कोई भी काम किस समय से शुरू हुआ उसके ओरिजिन को बताने के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए हम यूज करते हैं सिंस। और फॉर किस लिए यूज होता है? तो फॉर यूज होता है लेंथ ऑफ टाइम, या तो फिर समय की अवधि बताने के लिए। इंग्लिश में कहूँ तो ड्यूरेशन, और हिंदी में अंतराल भी कहते हैं। ऑलराइट, तो याद रखना इन चीज़ों को बताने के लिए हम फॉर यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि मैं तुमको 4 घंटे से पढ़ा रही हूँ, तो 4 घंटे क्या है? लेंथ ऑफ टाइम है, तो आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 4 आवर्स होगा। आ रही बात समझ? और वही मैं बोलती हूँ कि मैं आप लोगों को 6 बजे से पढ़ा रही हूँ, तो 6 बजे से पढ़ा रही हूँ, मैंने स्पेसिफिक टाइम बता दिया, पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया, तो मैं क्या बोलूंगी? आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 6 PM। ऑल राइट, अच्छा एग्जाम्पल लिखा है आप लोगों के सामने, फटाफट देखो। ही हैज बीन रीडिंग द बुक सिंस 2 आवर्स। अब यहाँ पे 2 घंटे दिया है, ड्यूरेशन दिया है, तो सिंस नहीं, फॉर आएगा। इट हैज बीन रेनिंग फॉर मंडे लास्ट। अब मुझे बताओ क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? इट हैज बीन रेनिंग फॉर मंडे लास्ट नहीं, यहाँ पर मंडे लास्ट एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया, एक स्पेसिफिक टाइम दिया कि लास्ट मंडे से वर्षा हो रही है, तो यहाँ पर हम सिंस यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल कहता है एज इफ इज यूज टू कन्वे द सेंस ऑफ प्रिटेंशन। प्रिटेंशन मतलब दिखावा, दिखावा के लिए हम यूज करते हैं एज इफ। हम बोलते हैं ना जनरली, उसको देखो वो अपने आप को ऐसा समझता है जैसे कि वो यहाँ का राजा हो, है ना। हम अपने दोस्तों के लिए भी इस टाइप के वर्ड्स को यूज करते हैं, तो जैसे कि, है ना, जैसे कि, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एज इफ, ठीक है। एज इफ के साथ हमेशा हम हमेशा कौन सी वर्ब यूज करते हैं? तो आपको याद रखना है, इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब वर यूज करते हैं। आप बोलोगे मैडम वर तो हम हमेशा प्लूरल पर्सन के लिए यूज करते हैं, वॉज सिंगुलर के लिए यूज करते हैं और वर प्लूरल के लिए। आप लोगों ने टेंस में सब पढ़ा होगा, लेकिन 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 आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी एज इफ आता है ना, तो उसके साथ पर्सन कोई भी हो, आपको हमेशा क्या यूज करना होता है? वर यूज करना होता है, ठीक है। अब जैसे इधर एग्जाम्पल लिखा हुआ भी है, क्या लिखा हुआ है? ही बिहेव्स एज इफ ही वॉज अ किंग। वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि वो यहाँ का राजा था, है ना। तो यहाँ पे ही वॉज नहीं होगा, यहाँ पे होगा ही वर। ही बिहेव्स एज इफ ही वर अ। आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, कहीं बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो, वी यूज अ पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन, इनके बीच में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होते हैं। आई होप आप लोगों ने प्रोनाउन वाली क्लास अच्छे से देख रखी होगी। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने प्रोनाउन अच्छे से नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, तो आप हमारा कोर्स एनरोल कर सकते हो। बहुत ही मिनिमम प्राइस है, सिर्फ 299 में, या और जो भी कूपन कोड आप लगाओगे तो आपको अराउंड इतने में कोर्स मिल जाएगा। आप उसमें प्रोनाउन वाला टॉपिक खोल के देख लेना, उसमें सारी चीज़ें आपको डिटेल में हमने पढ़ा रखी है कि पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन का कहाँ यूज़ होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, सारी चीज़ें हमने आपको कवर करा रखी है ऑलरेडी। तो आपको हम बता दें, जिरंड, जिरंड भी हमने आपको बताया डिटेल में क्या होता है। जब भी हम नाउन में जोड़ देते आईएनजी और वो एक्ट करता है किसकी तरह? वर्ब की तरह, तो उसे हम क्या कहते हैं? जिरंड कहते हैं। जिरंड के पहले हम हमेशा क्या यूज करते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव होता है माई, अवर, हिज, हर, देयर, योर, ठीक है। अब पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है तो आपको बता दे। पजेसिव प्रोनाउन होता है, जैसे मैं बोलूँ आई का हो जाएगा माइन, मैं बोलूँ दिस बुक इज माइन, है ना, तो माइन हो गया पजेसिव प्रोनाउन। अवर्स, है ना, योर्स, ही का हो जाएगा हिज, हर का हो जाएगा हर्स, देयर का हो जाएगा देयर्स। तो ये सब आपके होते हैं पजेसिव प्रोनाउन, और ये सब क्या है? आपके पजेसिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल देखो क्या कह रहा है, आई होप यू डोंट माइंड मी बोरिंग योर कार।
अब मी क्या होता है भैया? मी तो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन ही होता है। हमने आपको कहा था कि जिरंड के पहले हमेशा आपको क्या लगाना होता है? पजेसिव एडजेक्टिव। और पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है आई का? तो पजेसिव एडजेक्टिव आई का होता है माय। क्या होता है भैया? माय। तो याद रखिएगा आप लोग। एक और एग्जाम्पल आपको यहाँ में दे देती हूँ। जैसे मैं बोलूँ आई नो, आई नो, आई नो हिम, आई नो हिम रीडिंग every night has helped him pass the exam। अब यहाँ पे मैंने लिखा आई नो हिम रीडिंग एवरी नाइट हैज हेल्प हिम पास द एग्जाम। मुझे पता है कि उसका पढ़ना उसे मदद करा एग्जाम को पास करने में। रीडिंग क्या है भैया? जिरंड है ना? तो आपको इससे पहले क्या यूज करना था? पजेसिव एडजेक्टिव। हिम तो अगेन ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन हो गया। ही का हम हिम लिखते हैं, तो आपको यहाँ पे हिम नहीं लिखना था, आपको यहाँ पे लिखना था हिस। क्या लिखना था भैया? हिस। नेक्स्ट देखो 47। If two actions in a sentence are shown happening in the past one after the other, the tense of the action happening first should be the past perfect and that of the second should be past। अब यहाँ पे बहुत लंबी रामायण महाभारत लिखी है, मैं आपको सिंपल शॉर्टकट तरीके से बता देती हूँ। अगर आप लोगों के पास पास्ट के भूतकाल के दो घटनाएं दी गई है, भूतकाल की दो घट क्या दी हुई है भैया? भूतकाल की दो घटना दी गई है। अब दो घटना में से सीधी बात होगी कि एक सिचुएशन जो होगी वो पहले घटित हुई होगी और एक सिचुएशन उसके बाद घटित हुई होगी, है ना? तो जो ज्यादा पहले घटित होती है ना, जो ज्यादा पुरानी बात हो जाती है, उसको हम लिखते हैं पास्ट परफेक्ट में। और जो उसके बाद होती है, रिसेंटली होती है, उसे हम लिखते हैं पास्ट इंडेफिनेट या तो फिर कह लो सिंपल पास्ट। दोनों ही सेम होता है ना? तो अब आप सेंटेंस जरा ध्यान से पढ़ो। इधर क्या लिखा है? पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। अब यहाँ पे दो कंडीशन है पास्ट की। एक तो ये कि पेशेंट मर गया और दूसरा ये कि डॉक्टर आया। मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सी सिचुएशन पहले हुई होगी? पेशेंट का मरना पहले हुआ होगा कि डॉक्टर का आना पहले हुआ होगा? आप बोलोगे मैडम पेशेंट पहले मरा है ना? पेशेंट पहले मरा है उसके बाद डॉक्टर आया है। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस करेक्ट होगा हैड द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर। दैट मीन्स ये वाला जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट में हुआ और ये जो सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट में हुआ। इस पे बेस्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। याद रखना, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, अपकमिंग एग्जाम में देखने को मिल सकता है ना? एक और एग्जाम्पल बहुत फेमस है, जैसे कि मैं स्टेशन पहुंचा उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी, है ना? तो ये वाला एग्जाम्पल भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आप लोगों ने देखा भी होगा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट कह रहा है टू एक्शंस इन द पास्ट वन डिपेंडिंग ऑन द अदर शुड हैव द सीक्वेंस एज फॉलोज। क्या होगी भैया? पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हैड। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब ये होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट टेंस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोनों बातें सेम ही है ना? अब इधर एग्जाम्पल लिखा है। क्या एग्जाम्पल लिखा है? इफ यू वुड हैव प्रैक्टिस रेगुलरली यू वुड विन द मैच। हम ऐसा बोलते हैं ना, अगर तुमने प्रैक्टिस कर ली होती तो तुम इस मैच को जीत जाते। दैट मीन्स तुमने प्रैक्टिस नहीं की थी दैट मीन्स वो आपकी बात होगी भूतकाल में, है ना? तो आपको इस सेंटेंस को लिखना होता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, है ना? तो हम देखो, इफ यू वुड हैव पार्टिसिपेटेड, इफ यू हैड प्रैक्टिस रेगुलरली होगा क्या? नहीं। आप इधर ध्यान से देखो, यहाँ पे होगा इफ यू हैड प्रैक्टिस्ड रेगुलरली यू वुड हैव won the match, you would have won the match। क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे होगा यू वुड हैव वॉन द मैच। विन हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वॉन हो गया थर्ड फॉर्म। तो करेक्ट होगा इफ यू हैड प्रैक्टिस्ड रेगुलरली यू वुड हैव वॉन द मैच। ऑलराइट, नेक्स्ट लिखा है इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव सक्सीडेड इन द एग्जामिनेशन। अब ये सेंटेंस करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है और यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है। अब इस सेंटेंस को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। कैसे? जैसे इस वाले स्ट्रक्चर में मैं आपको लिख के बता देती हूँ। जैसे मैंने लिखा हैड यू वर्कड हार्ड यू वुड हैव सक्सीडेड इन द एग्जामिनेशन। चाहे तो आप इफ लगाओ,
नहीं लगाओ, बात सेम होती है ना। बस आपको क्या करना होगा, इसको इन्वर्जन में लिखना होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। ये दोनों ही सेंटेंस आपके क्या है, करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़िए भैया। रूल नंबर 49। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, इफ इन अ सेंटेंस टू एक्शंस आर इंडिकेटेड एंड बोथ आर टू टेक प्लेस इन फ्यूचर द सीक्वेंस ऑफ टेंस। अगर आप लोगों के पास दो एक्शंस है और दोनों ही फ्यूचर में होने वाली है, भविष्य काल में होने वाली है, तो उसका सीक्वेंस क्या होगा। जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा, मतलब जो मेन क्लॉज होगा, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, जो उस पर डिपेंडेंट क्लॉज होगा, वो सिंपल फ्यूचर में होगा। जैसे एग्जाम्पल इधर लिखा है, क्या लिखा है भैया, ध्यान से देखो। इफ इट रेन्स आई शुड नॉट अटेंड द मीटिंग। अगर बारिश होती है तो मैं मीटिंग अटेंड नहीं करूंगा, है ना। तो मैं पूछूं प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, तो आप बोलोगे ये क्लॉज है मेन। बारिश होना ही तो मेन क्लॉज है ना, मीटिंग अटेंड करूंगा नहीं करूंगा वो तो बात की बात है, पहले बारिश होगी या नहीं होगी फिर मैं डिसाइड करूंगा। तो प्रिंसिपल क्लॉज को हम लिखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखने की वजह से यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, इफ इट रेन्स। क्या होगा, इफ इट रेन्स आई शुड नॉट अटेंड द मीटिंग। आ रही बात सभी को समझ में। वैसे ही नेक्स्ट, इफ आई गो टू दिल्ली आई शैल अटेंड द सेमिनार। अभी आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, क्यों, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट में था और ये सिंपल फ्यूचर में है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है भैया, जरा ध्यान से देखो। When an action has taken place in two clauses of a sentence, it is used in both the clauses according to the requirement. अब जैसे इधर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, माई ब्रदर हैज एंड इज स्टिल डूइंग एक्सलेंट वर्क फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन। मतलब मेरे भाई ने अभी तक अच्छा काम किया है और आगे भी करता रहेगा या कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब देखो यहाँ पे दो क्लॉजेज है। पहला तो ये कि मेरे भाई ने काम किया है, और दूसरा क्लॉज है कि वो अभी भी कर रहा है, कंटिन्यूएशन में चल रही है चीज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। लेकिन यहाँ पे बात चल रही थी प्रेजेंट परफेक्ट में। जब परफेक्ट में बात चल रही थी तो हैज के साथ तो आप सभी को पता होगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते, बट आपने देखा कि मैडम इधर तो वर्ब में आईएनजी है, वर्ब में आईएनजी है, हैज के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है, नहीं है। तो आपको यहाँ पे लिखना है डन। माई ब्रदर हैज डन एंड इज स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन। आई आई होप आप सभी को रूल नंबर 50 समझ में आया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। सेकंड, आप सभी को बता दें, 50 रूल्स कवर हो गए, हमने हाफ सेंचुरी क्रॉस कर ली है, बधाई हो भाई। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पूरा स्टार्टिंग से इंग्लिश बैच कवर करना चाहता है, तो आप भैया हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस में सारी चीज़ें देख सकते हो। मोबाइल में स्पीड बढ़ाने का भी ऑप्शन रहता है, क्लासेस को जल्दी जल्दी खत्म कर सकते हो। स्टडी मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपकी एग्जाम पास में आ रही है, आपके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, तो आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, नोट्स बनाने की मेहनत नहीं करनी है आपको। यहाँ पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है और साथ ही साथ 1 साल की वैलिडिटी है। करना क्या है, आपको रूट एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और आप इस चाहे तो नंबर पे कांटेक्ट करके भी फर्दर इंक्वायरी ले सकते हैं। हमने खुद एसएससी क्वालिफाइड किया है, तो यू कैन रिलाई ऑन मी। मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस कोर्स में पढ़ाई है सारी चीज़ें, चाहे वो ग्रामर हो, कंप्रीहेंशन हो, वोकैब हो, सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखी है इस कोर्स में। एक बार ज़रूर से आप इस कोर्स को विजिट कीजिएगा। तो हाफ सेंचुरी हो गई है, तो रूल नंबर 51 की तरफ बढ़ जाते हैं और देखते हैं क्या है हमारा रूल नंबर 51। When there is a sense of continuity, जब बात होती है किसी चीज के कंटिन्यूएशन की, कोई चीज आगे बढ़ रही हो, कंटिन्यू। When a thing has taken place in the past and still continues in the present, मतलब कोई चीज पास्ट में हो चुकी थी लेकिन अभी भी प्रेजेंट में चल रही है, तो वहां पर हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है, इंडिया इज इंडिपेंडेंट फॉर द लास्ट 46 ईयर्स। अब मुझे बताओ क्या ये सेंटेंस करेक्ट है, नहीं। यहाँ पर आप कौन सा टेंस यूज करोगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज करोगे, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आप यूज करते हो हैज बीन। यहाँ पे आप करेक्ट आपका हो जाएगा, इंडिया हैज बीन इंडिपेंडेंट फॉर द लास्ट 46 ईयर्स। मतलब इंडिया पिछले 46 ईयर्स से क्या है, इंडिपेंडेंट है। ये बात पास्ट में शुरू हुई थी और अभी तक प्रेजेंट है। पास्ट में इंडिपेंडेंट हो चुका था और अभी भी इंडिपेंडेंट है, ये चीज कंटिन्यूएशन में चल रही है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे कौन सा टेंस यूज किया भैया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। याद रखना, इंपॉर्टेंट एरर्स वाली क्लास में मैंने आपको बताया था पहले भी कि टेंस पे बेस्ड एग्जाम में कहीं बार क्वेश्चन पूछे आते हैं। दूसरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इस पे बेस्ड भी एग्जामिनर काफ़ी सारे क्वेश्चन बनाता है, और वही चीज़ आप यहाँ पे देख भी रहे हो, बार बार टेंस से रिलेटेड कंसेप्ट आपको मैं पढ़ा रही हूँ,
है ना। चलो अब नेक्स्ट रूल क्या कहता है, बिफोर अ कॉन्सोनेंट ए इज यूज्ड। कॉन्सोनेंट के पहले हम हमेशा क्या लगाते हैं, ए। जैसे अ बॉय, कॉन्सोनेंट आप सभी को पता ही होगा ना, ए ई आई ओ यू को छोड़ के बाकी जितने भी होते हैं वो आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं, इनके पहले हम ए लगाते हैं। बट ए इज ऑल्सो यूज बिफोर वर्ड्स लाइक यूनिवर्सिटी, यूजफुल, यूनिकॉर्न, यूनियन, यूरोपियन एंड वन। क्यों लगाते हैं भैया, क्यों? क्योंकि जब भी हम बात करते हैं वोवेल और कॉन्सोनेंट की, तो उसे हम हिंदी में स्वर और व्यंजन की तरह देखते हैं, स्वर और व्यंजन की तरह देखते हैं। अगर किसी वर्ड का स्टार्टिंग अ आ ई उ वाला होता है, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं। लेकिन अगर उसका साउंड व्यंजन आ रहा है, तो फिर वहां पर तो भैया हम ए ही यूज करेंगे। जैसे मैं बोलूँ यूनिवर्सिटी, इसको आप हिंदी में लिखो तो आप ऐसे लिखोगे ना, यूनिवर्सिटी। यू, यू क्या होता है भाई, व्यंजन होता है कि स्वर होता है? आप बोलोगे मैडम व्यंजन होता है। तो यू, यूनिवर्सिटी व्यंजन है, तो इसके पहले आप आर्टिकल ए लगाओगे, एंड नहीं लगाओगे भले ही ये यू फॉर अम्ब्रेला से शुरू हो रहा है। वैसे ही यूजफुल, यूनिकॉर्न, यूनियन, यूरोपियन, सब य से स्टार्ट हो रहा है, यह आपका व्यंजन होता है, इसके पहले आप आर्टिकल ए लगाओगे। ठीक है, जैसे इधर लिखा है, क्या लिखा हुआ है भैया, हियर इज अ यूनिवर्सिटी, बिल्कुल करेक्ट है। एन यूरोपियन लिव्स इन माई एरिया, एन नहीं होगा, यहाँ पे होगा करेक्ट ओ। इट इज एन 1 रुपी नोट, नहीं, इट इज अ 1 रुपी नोट। नेक्स्ट रूल है सेम, आर ऑनेस्ट हियर। भले ही ये दिखने में आपको क्या दिख रहे, एच से शुरू होते हुए, एच से शुरू हो रहे तो बच्चे क्या कर देते, उसके पहले ए लगा देते। नहीं, आपको इसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन देखना है कैसा है। आर को हम ऐसे लिखते हैं आर, क्या लिखते हैं आर, है ना। तो आर का प्रोनाउंसिएशन स्वर की तरफ जा रहा है, स्वर की तरफ जा रहा है, तो इनके साथ आप एन यूज करोगे। इसको हम पढ़ते हैं ईयर, क्या पढ़ते हैं ईयर। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ठीक है। ये सब चीज़ हम आर्टिकल वाली क्लास में ऑलरेडी देख चुके हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, लेक्चर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम, फॉर आर, तो आपका आर सही है क्या, नहीं, यहाँ पर आपको लिखना था एन आर। क्या लिखना था भैया, एन आर। वैसे ही आपको मैं बता दूँ, कभी कभी शॉर्ट वर्ड्स जैसे लिखा होता है ना, एम एल ए, है ना, एम एल ए, इनके पहले भी आप क्या लगाते हो, एन लगाते हो। क्योंकि अगर आप एम एल ए लिखोगे तो कैसे लिखोगे, एम एल ऐसे लिखोगे ना, तो ए बन रहा है, ए ए डी का, ये क्या है, स्वर है, तो इसके पहले आप क्या लगाओगे, एन लगाओगे। आ रही है सभी को बात समझ में? तो याद रखना, इन सारे वर्ड्स के पहले आप क्या लगाते हो, N। Some important points to remember regarding the omission of a and the। कहाँ पर आपको ए एंड द का यूज नहीं करना होता है, तो आपको पता रहे, कॉमन नाउन के पहले हम कभी भी ए एंड द यूज नहीं करते। जैसे मतलब मैन इज मॉर्टल, हम सभी को पता है हम मरेंगे, एक टाइम बाद हम सभी को मरना है ना। तो मैन इज मॉर्टल, मैन को हम एज ए कॉमन नाउन की तरह यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं बोलोगे अ मैन इज मॉर्टल, गलत हो जाएगी चीज। वैसे ही मटेरियल्स के नाम के पहले भी ब्रॉन्ज इज अ यूजफुल मेटल, तो ऐसा नहीं बोलेंगे हम अब ब्रॉन्ज इज अ यूजफुल मेटल, नहीं, मटेरियल के पहले आप आर्टिकल नहीं लगाते हैं। वैसे ही प्रॉपर नाउन, जैसे मैं बोलूँ पटना, पटना प्रॉपर नाउन है, स्पेसिफिक जगह का नाम है। वैसे ही प्रॉपर नाउन में और क्या क्या होता है, तो आप सभी को पता है, प्रॉपर नाउन एक स्पेसिफिक पर्सन का भी नाम हो सकता है, तो इनके पहले भी आपको आर्टिकल यूज नहीं करना होता है। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज्ड इन जनरल सेंस, ब्यूटी फैसिनेट्स पीपल। अब ब्यूटी क्या है, ब्यूटी कोई दिखता है क्या, ब्यूटी तो इंसान के अंदर होता है ना, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आप ऐसे बोलोगे क्या, अब ब्यूटी फैसिनेट्स पीपल, गलत हो जाएगी चीज। लैंग्वेजेस के पहले भी आप नहीं लगाते हो। स्कूल, कॉलेज, चर्च, बेड, टेबल, हॉस्पिटल, मार्केट, इन सब का प्लेस, अगर इन सब का यूसेज आप कॉमन पर्पस के लिए कर रहे हो, तो वहां पर भी आप कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हो। जैसे अगर मैं बोलूँ माई क्रिश्चियन फ्रेंड्स गो टू द चर्च एवरी संडे, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? आप बोलोगे नहीं मैम, यहाँ पे द नहीं आएगा, मेरा जो क्रिश्चियन फ्रेंड है वो चर्च जाता है, तो ये बात कॉमन पर्पस के लिए यूज की जा रही है, क्रिश्चियन लोग चर्च जा रहे हैं, उसके पहले, चर्च के पहले आप द आर्टिकल यूज नहीं करोगे। सारी बात समझ। दूसरा एग्जाम्पल और आपको मैं बता दूं, इससे रिलेटेड ही है ना, इससे रिलेटेड ही एक और एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने इधर लिखा, यहाँ लिखते, जैसे मैंने इधर लिखा हिज ब्रदर इज स्टिल इन हॉस्पिटल। अब ये सेंटेंस करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। अगर यहाँ पे आप द लगा देते ना, तो फिर गड़बड़ हो जानी थी। अब मैं बोलूँ आई लर्नड इंग्लिश
एट द स्कूल। अब ये करेक्ट है क्या सेंटेंस? बताओ मुझे कमेंट में, सभी लोग कमेंट में बताओ ये क्या है सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट लिखा मैंने, आई वेंट टू द हॉस्पिटल, आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई। ये दोनों एग्जाम्पल आप लोगों से मैं पूछ रही हूँ, कमेंट में इसका जवाब दो कि क्या ये सेंटेंस करेक्ट है या नहीं। मैं इरेज कर रही हूँ अभी से, ठीक है। कमेंट में सभी लोग बता देना भैया, है ना। चल आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या है। बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशन फादर मदर आंट, इनके पहले भी हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। सेम बिफोर प्रेडिकेटिव नाउन्स डिनोटिंग अ यूनिक पोजीशन, कोई स्पेसिफिक पोजीशन की बात कर रहे हो तो उसके पहले भी आप कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हो। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। द हम कब यूज करते हैं इनके पहले? जब आप उसे एज अ डेफिनेट बिल्डिंग या फिर ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर करो। जैसे इधर लिखा है, आई मेट माई फ्रेंड एट द चर्च, मैं अपने फ्रेंड से कहाँ मिला? चर्च पर मिला, है ना। तो चर्च पर मिला, एक स्पेसिफिक बिल्डिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप द यूज करोगे, ठीक है। आई होप आप सभी को आंसर मिल गया होगा प्रीवियस दो क्वेश्चंस का। रूल नंबर 55 कह रहा है यूजेस ऑफ द का यूज आप कहाँ कहाँ करते हैं। तो आप लोगों ने आई होप आर्टिकल वाली क्लास देख ली होगी, उसी को हम रिकॉल कर रहे हैं। जब कोई यूनिक ऑब्जेक्ट हो, अर्थ स्काई स्टार्स, इन सब के पहले आप द यूज करते हो। सुपरलेटिव्स के पहले आप द यूज करते हो। रिवर, सी, आइलैंड, माउंटेन, डेजर्ट्स, इन सभी के पहले आप क्या यूज करते हो? आर्टिकल द यूज करते हो। प्रॉपर नाउन व्हेन इट क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव, इमॉर्टल कालिदास, तो इसके पहले हमने द लगाया, क्यों? क्योंकि इमॉर्टल इसको क्वालिफाई कर रहा है। और बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज हिडन, अब जैसे इधर रिच, रिच बोलूँ मैं पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, तो आप बोलोगे मैडम एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे द रिच मैन बोलना करेक्ट इनकरेक्ट होगा। द रिच डिनोट कर रहा है पूरी की पूरी क्लास को। ये चीज़ भी हम अपनी क्लास में ऑलरेडी देख चुके हैं डिटेल में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले भी हम आगे क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। आई नो हाउ टू प्ले द हारमोनियम होगा, राइट। द क्रो इज अ क्लेवर बर्ड, मतलब पूरी की पूरी जो क्रो प्रजाति है वो कैसी? क्लेवर है, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट एग्जाम में कहीं बार आया है, ठीक है। जब भी आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हो, प्रपोर्शन बताते हो, द हायर वी गो द कूलर वी फील, है ना। तो याद रखना इनके पहले आप हमेशा द लगाते हो। द हायर वी गो, जितना ऊपर हम बढ़ेंगे उतनी ही ज़्यादा क्या बढ़ेगी? ठंडी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो याद रखना द हायर वी गो द कूलर वी फील, इस तरीके से आपका सेंटेंस होगा। ओके, नेक्स्ट रूल सिंपल सा है, आप लोगों को याद रखना है। व्हाट टू स्पीक ऑफ, इसकी जगह पर हम हमेशा क्या यूज करते हैं? नॉट टू स्पीक ऑफ, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं तुम ये क्या बोल रहे हो, है ना। व्हाट टू स्पीक ऑफ रनिंग, ही कैन नॉट इवन वॉक, उसके भागने का क्या बोलना, वो तो चल भी नहीं सकता, है ना। तो यहाँ पे व्हाट टू स्पीक ऑफ नहीं होगा, यहाँ पे होगा नॉट टू स्पीक ऑफ, नॉट टू स्पीक ऑफ। कुछ वर्ड्स है लाइक सेपरेशन, एक्सक्यूज, मेंशन, फेवर, पार्डन, लीव, रिपोर्ट, साइट। रट लेना इन वर्ड्स को, अपने हाथ पे लिख लेना, कुछ भी कर लेना, बस याद रख लेना। डू नॉट टेक पॉजेसिव केस बिफोर देम, इनके पहले हम कभी भी पॉजेसिव केस नहीं लिखते हैं। पॉजेसिव केस जैसे इधर क्या लिखा है, योर सेपरेशन पेन्स मी, योर तो आप सभी को पता है पॉजेसिव केस है, तो सेपरेशन के पहले पॉजेसिव वर्ड आएगा क्या? नहीं। यहाँ पे आपका सेंटेंस करेक्ट होगा, सेपरेशन from you pains me a lot and I become sad, है ना। I want your favor, I want your favor, फेवर के पहले आपने पॉजिटिव केस कैसे लगा दिया? इनकरेक्ट। आई वॉन्ट फेवर फ्रॉम यू, याद रखना ये वर्ड्स आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं, आपको याद रखना है जहाँ भी ये वर्ड्स दिख जाए एग्जाम में, आपको वहाँ पे पॉजिटिव केस को हटा के सेंटेंस को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देना है, राइट। नेक्स्ट रूल देखो भाई, सेंट परसेंट एंड वर्ड बाय वर्ड आर रॉन्ग, कभी भी सेंट परसेंट नहीं होता है, 100% होता है। हम बोलते हैं ना, मैं अपनी बात पे 100% बिलीव करता हूँ कि सही है, तो सेंट परसेंट नहीं होता है, 100% होता है। और वैसे ही वर्ड बाय वर्ड बोलते हैं ना, मुझे ये चीज़ वर्ड बाय वर्ड याद है, नहीं, वर्ड फॉर वर्ड याद है। देखा, यू आर नेवर 100% श्योर, गलत। यू आर नेवर 100% श्योर, ठीक है। आई कैन रिप्रोड्यूस दिस लेसन वर्ड फॉर वर्ड, ये सेंटेंस करेक्ट है। ओके, लास्ट सेकेंड रूल क्या कह रहा है, वी ऑफन मेक मिस्टेक बाय यूजिंग इट्स इन प्लेस ऑफ इट्स। ये बहुत कंफ्यूजन होता है, मैंने भी जब अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी ना,
तो मैंने भी 2-3 बार ये वाली गलती कर दी थी, लेकिन फिर टाइम बाद समझ में आया था कि भैया नहीं, इट्स और इट्स इन दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है? दोनों के अलग-अलग मतलब होते हैं। इट्स कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है किसका? इट इज़ का, है ना? और जबकि इट्स क्या बताता है? किसी चीज़ का पोज़ेशन, अधिकार बताता है। एग्ज़ाम्पल देखो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे द लिखा है द चाइल्ड इज़ कैरिंग इट्स बुक, जो चाइल्ड है वो अपनी बुक लेके घूम रहा है, तो यहाँ पे इट्स होगा, अपनी बुक, है ना? पोज़ेशन बता रहे हैं हम, उसकी किताब। इट इज़ कॉल्ड अ मिरेकल, यहाँ पे होगा इट इज़ कॉल्ड अ मिरेकल, तो आपको यहाँ पे यूज़ करना है इट्स कॉल्ड अ मिरेकल। अच्छा, आगे लास्ट रूल ऑफ टुडेज सेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैन एंड वाइल। वैन एंड वाइल के यूसेज में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन करते हैं भैया। वैन इंडिकेट करता है जनरल सेंस को, वाइल इंडिकेट करता है कि कोई काम साइमल्टेनियस चल रहा हो। जैसे एग्जाम्पल लिखा है, वाइल लर्निंग टू स्विमिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज टू रिलैक्स। क्या सेंटेंस करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे वाइल की जगह वैन होता ना तो फिर दिक्कत हो जानी थी। एक और सेंटेंस देती हूँ, जैसे मैंने इधर लिखा, आप लोगों के लिए होमवर्क में दे रही हूँ। मैंने इधर लिखा द स्टूडेंट स्टूड अप, द स्टूडेंट स्टूड अप वाइल व्हेन द टीचर केम। सभी लोग कमेंट में जवाब दे जरूर से। यहाँ पे वाइल आएगा कि वैन आएगा, मैं चेक करूंगी। नेक्स्ट लिख रही हूँ मैं, वाइल व्हेन आई वॉज इन भोपाल माई ब्रदर वॉज इन दिल्ली। मुझे बताओ इन दोनों सेंटेंसेस में वाइल कहाँ पर आएगा और व्हेन कहाँ पर आएगा? होमवर्क में आप लोगों के लिए। ऑलराइट, मैं उम्मीद करूंगी आप सभी से कि जो भी चीज़ें मैं आपसे पूछ रही हूँ कमेंट में मुझे आप ज़रूर से बताएंगे। सेशन खत्म कर रहे हैं हम लोग। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा क्लास में। अगेन आप लोगों ने 20 रूल्स करते करते 60 रूल्स कवर कर लिए हैं। बस 40 रूल और बचे हैं, उसे भी हम कवर कर देंगे जल्दी। अगेन आप लोग कोर्स एक बार ज़रूर से परचेस करके देख लेना। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में पढ़ा रखी है। एंड एसएससी का टारगेट बैच भी है, अगर कोई स्टूडेंट पूरी तैयारी करना चाहता है मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, जीके के लिए, तो आप अगेन रूट एप्लीकेशन पर जाकर इनरोल कर सकते हो अपना नेम। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो कर लेना। सभी को गुड बाय, जय हिंद, अलविदा।